हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? बिफोर स्लीप 5 में आप लोगों का पुनः स्वागत है। मैं मनोज कुमार आज आप लोगों के साथ चर्चा करने जा रहा हूं डे 5 के अपने बेहतरीन 5 टॉपिक्स और उनके एमसीक्यूज। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि आज मैं आप लोगों को जो करने जा रहा हूं उसमें क्वेश्चन नंबर 3 और उसके बाद के जो इंपॉर्टेंट जो मैं एक्स्ट्रा टॉपिक देता हूं वो अल्टीमेट आपके होने वाले हैं। वो ऐसे टॉपिक जो आपने कभी सुने नहीं होंगे लेकिन इतिहास में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कहोगे इतिहास में, लीजिए मैंने आप लोगों को पूरी तरह से कहीं ना कहीं एक क्लू लीक कर दिया। तो ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे इस सेशन को आप लोग प्रॉपर तरीके से ध्यान से सुनिएगा और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आपको मैं डेफिनेट बोलता हूं कि आपका कभी ये 15-20 मिनट का टाइम टाइम जो है कभी वेस्ट नहीं जाएगा। ये मैं आपको श्योर बोलता हूं और टू द पॉइंट काम की चीजें मैं बताऊंगा। लेकिन जो ध्यान रखिएगा, एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं इसमें आज जो आपने कभी सोची नहीं होगी, लेकिन हां करंट की ही है, पेपर में ही आई है, द हिंदू में ही आई है। लेकिन आप लोगों ने उसके बारे में कब सुना, कभी सुना, नहीं सुना, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर आप में से किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मुझे मेरे मेल आईडी और मेरे टेलीग्राम नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। और एम के लाइव कोड के माध्यम से आप लोग स्टडी IQ IAS पर मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या जीएस का भी कर सकते हैं एक बेहतर डिस्काउंट के लिए। ठीक है ना? चलिए, इसमें आज हम बात करने जा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन है एक पहला बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट दंतक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह सीमा सड़क संगठन की विदेशी परियोजना है। यह नेपाल में सड़क निर्माण हेतु स्थापित किया गया था। इसकी स्थापना 1961 में भारत और नेपाल समझौते से हुई थी। गलत उत्तर आपको चुनना है। ठीक है, केवल एक और तीन, दो और तीन, एक और तीन, एक दो तीन, बताइए गलत आपको आंसर चुनना है प्रोजेक्ट दंतक के संदर्भ में। तो आपको बता दें कि हाल में अभी इसका 66वां एक तरीके से इनॉग्रेशन जो डे है, उद्घाटन दिवस है, अभी सेलिब्रेट किया गया है। बिल्कुल सही बात है, 66वां है। अगर हम इसमें 66 जोड़ करके देखें तो आपका लगभग देखा जाए तो आज वही 2026 वही निकल करके आता है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसकी स्थापना, प्रोजेक्ट दंतक की स्थापना 1961 में हुई थी। दूसरा, ये दंतक जो है सड़क सीमा संगठन की विदेशी परियोजना है। बिल्कुल एग्जैक्टली बिल्कुल सही है। ठीक है ना? और सही है, जबकि इसमें ध्यान दीजिएगा पूछा क्या है, गलत पूछा है। ये ध्यान रखिएगा, कभी कभी इसमें आपको ट्रैप में फंसना हो जाता है, तो ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। ये मैं ध्यान से बता रहा हूं और इसीलिए मैं एमसीक्यूज की इसकी प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहा हूं कि इसमें ट्रैप में नहीं फंसना है, गलत उत्तर चुनना है कि इसमें गलत क्या है। तो चलिए पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं, फिर इसका आंसर भी आ जाएगा। देखिए, प्रोजेक्ट दंतक हाल ही में सीमा सड़क संगठन बोर्ड जो आपका है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के प्रोजेक्ट दंतक के भूटान की राजधानी थिम्पू में अपना 66वां दिवस मनाया गया। इसका मतलब है कहीं ना कहीं इसका संबंध भूटान से है। ठीक है ना? और भारत की विदेशों में संचालित सबसे महत्वपूर्ण अवसंरचनात्मक प्रोजेक्ट में से एक है। यह सीमा सड़क संगठन की विदेशी परियोजना भूआ आपके भूटान में सड़क, हवाई अड्डा और अन्य आधारभूत संरचना विकास के लिए कार्य करता है। भारत के रक्षा मंत्रालय के तहत ये आता है, विदेशी परियोजना भूटान में। ठीक है ना? इसकी स्थापना 24 अप्रैल 1961 को हुई थी, जस्ट एक दिन पहले। आज 25 है, वो 24 है। ठीक है ना? आपके एक दिन पहले हुई थी। और ये भारत भूटान के बीच एक समझौते का परिणाम था। समझौते में शामिल थे उस समय के तृतीय राजा भूटान के जिग्मे दोरजी वांगचुक और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, इनके बीच में हुई थी। और इसका उद्देश्य था भूटान के दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों में संपर्क और अवसंरचना के निर्माण के लिए। अब आप सोचिएगा किसमें क्या पूछा गया, गलत उत्तर। इसका मतलब है कि ये नेपाल में नहीं है, ये नेपाल में नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसका मतलब है ये आपका है। तो पहला सही है, बाकी ये दोनों गलत हैं। लोगों का ध्यान कहां जाएगा, 1961 पर। लेकिन देश पर आपका ध्यान जाएगा नहीं जाएगा ये मुझे नहीं पता। इसलिए मैंने पहले कहा था आज के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटेलिजेंट होने वाले थे, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? तो अगला क्वेश्चन है, अगला और भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है इस समय। श्री बुल्ली पुत्थर
मेघमली टाइगर रिजर्व बाघों के संरक्षण के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। टाइगर रिजर्व है तो स्वाभाविक सी बात है टाइगर के बाघों के संरक्षण के लिए होगा। श्री बिल्लीपुत्र मेघमली टाइगर रिजर्व दक्षिण भारत के दो प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों को जोड़ता है। क्या ये दो संरक्षित क्षेत्रों को जोड़ता है? बात सही है कि नहीं है? यस। तो इसका आंसर अगर हम बात करें तो दोनों बिल्कुल सही है, जोड़ता भी है, जिससे कि एक प्रॉपर कॉरिडोर बन सके बाघों के लिए। बिल्कुल सही है। हाल ही में तमिलनाडु के अंडीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में, ध्यान रखना, अभी तमिलनाडु में इलेक्शन हुए हैं और उस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव अधिकारियों ने इस बार टाइगर रिजर्व के भीतर केवल 5 मतदाताओं के लिए एक विशेष मतदान केंद्र स्थापित किया। इसीलिए यह चर्चा में आया था। यह टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है, पश्चिमी घाट के पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में आता है और पश्चिमी घाट अपने आप में, ध्यान रखना, यूनेस्को का वर्ल्ड विश्व विरासत स्थल और हॉटस्पॉट है। 2012 में बनाया गया था। इस टाइगर रिजर्व का गठन हुआ है फरवरी 2021 में और दो संरक्षित क्षेत्रों को मिलकर बनाया गया। कौन सा? ग्रिजल्ड स्क्वेरल वाइल्ड लाइफ, यानी स्क्वेरल कौन? आपकी गिलहरी सेंचुरी, और मेघमलई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों को मिलाकर के बनाया गया। इसका मतलब है आपका आंसर बिल्कुल सही है, दो क्षेत्रों को मिलकर बनाया गया। यह एक इकोलॉजिकल कॉरिडोर का कार्य करता है। यह जोड़ता है पेरिया टाइगर रिजर्व केरल के और तमिलनाडु के कलक्काड़ मडुपथई टाइगर रिजर्व, इन दोनों को भी जोड़ता है। बीच में एक लिंक की तरह तरीके से काम करता है और आराम से एक कॉरिडोर बना देता है जिससे कि बाघों का संरक्षण किया जा सकता है। और यहां पर विशेष प्रजाति पाई जाती है नीलगिरी तहर, जो पश्चिमी घाट की एंडेमिक और अत्यंत अत्यंत महत्वपूर्ण प्रजाति है। और दूसरा है लाइन टेल्ड मकाक, यह पश्चिमी घाट का एंडेमिक प्राइमेट है। और तीसरी है नीलगिरी लंगूर। ये तीन चीजें हैं जो बहुत बेहतरीन तरीके से इस क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, जितनी चीजें मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूं उन पर विशेष तौर पर ध्यान देना है। और इसमें मैं केवल आपको वही कंटेंट दे रहा हूं जो आपके एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। ओके, अगला क्वेश्चन है नेट एफडीआई, इकोनॉमी का क्वेश्चन है। वृद्धि का सबसे प्रत्यक्ष प्रभाव निम्न में से किस पर पड़ता है? राजकोषीय घाटे पर, भुगतान संतुलन के पूंजी खाते पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य के निर्धारण पर, रेपो दर पर। बात आती है कि नेट एफडीआई होता क्या है। देखिए, नेट एफडीआई का मतलब होता है, एफडीआई का मतलब होता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। और विदेशी निवेश हमारे यहां आता भी है और हमारे यहां के लोग बाहर भेजते भी हैं। हमारे यहां के लोग जब दूसरे देशों में निवेश करते हैं तो वो भी विदेशी निवेश है, और हमारे यहां आता है वो भी विदेशी निवेश है। लेकिन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाता है और ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, जैसे वहां इंडस्ट्री बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है या कुछ इस तरह की चीजें, शेयर मार्केट में नहीं लगाया जाता। तो ये वो कंडीशन है। अब नेट एफडीआई क्या होता है? जो आता है वो ग्रॉस होता है, जो जाता है वो भी ग्रॉस होता है, और उन दोनों को माइनस कर दिया जाए तो निकल के आता है नेट। अब इसमें चर्चा में क्यों आया? चर्चा में इसलिए आया कि पिछले कई महीनों से, 6 महीने से भारत में नेट एफडीआई माइनस में जा रहा था। पिछले 6 महीनों से नेट एफडीआई, यानी कि हमारे यहां के लोग बाहर ज्यादा निवेश कर रहे थे, बाहर के लोग हमारे यहां निवेश कम कर रहे थे। इसलिए अब इसमें कंडीशन क्या हुई कि अभी रिसेंटली जो रिपोर्ट आई है उसमें पिछले 45 महीने में सबसे ज्यादा नेट एफडीआई भारत को प्राप्त हुआ है। मतलब भारत में 45 महीने में सबसे ज्यादा है। इसलिए क्वेश्चन बना, और इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? यानी कि हमारे यहां निवेश ज्यादा आ रहा है, निवेश ज्यादा आ रहा है तो राजकोषीय घाटे का इसका कोई लेना देना नहीं है। राजकोषीय घाटा जो कंसेप्ट होता है वो होता है आपके उधारी को लेकर के, और एफडीआई उधारी नहीं है। दूसरा, भुगतान संतुलन का पूंजी खाता। तो पूंजी खाते में आपकी दो तरह की चीजें आती हैं, एक हम उधार लेते हैं और एक हम जो निवेश करता है उसको लेकर के, जिसमें हमको रिटर्न नहीं करना पड़ता। तो ये इसमें काफी कंसेप्ट तक क्लियर है। और तीसरा, न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसका कोई लेना देना नहीं है। रेपो रेट, इसका भी कोई लेना देना नहीं है। तो आंसर हो गया बी। तो ये रहा आपका आंसर। आरबीआई के आंकड़ों के अनुसार फरवरी 2026 में भारत का नेट एफडीआई $4.6 बिलियन रहा, जो पिछले 45 वर्षों में सबसे ज्यादा है, 6 महीनों की नेगेटिव स्ट्रीक के बाद। एफडीआई जब कोई विदेशी कंपनी दीर्घकालिक निवेश करती है। ग्रॉस एफडीआई भारत से बाहर आया कुल निवेश है, फरवरी 2026 में इतना हमारे पास आया था कुल मिलाकर के। और नेट एफडीआई ग्रॉस इनफ्लो माइनस आउटफ्लो, तो हमारे यहां सोचिएगा इतना आया था और इतना बाहर गया था, तो टोटल मिलाकर के ये हमको नेट मिल गया, ये रहा नेट मिल गया।
और ये क्यों है? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के कॉन्फिडेंस को देता है कि भारत में लोग भरोसा कर रहे हैं। बीओपी स्टेबिलिटी यानी कि जो आपका भुगतान संतुलन है, उसमें आपका स्थिरता है कि आपको देनदारियां ज्यादा नहीं करनी पड़ रही हैं। आपके पास आ रहा है जिसकी लायबिलिटी आपको ऊपर ज्यादा नहीं है। फॉरेक्स सपोर्ट, विदेशी मुद्रा भंडार को सपोर्ट कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि फैक्ट्री लगाएगा, इंडस्ट्री लगाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा तो लोगों को जनरेट भी करेगा जो रोजगार को। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, क्योंकि जब ये पैसा आएगा तो ऐसा नहीं है कि खाली पैसा आएगा, इंडस्ट्री लगेगी, टेक्नोलॉजी भी आएगा, मैनेजमेंट भी आएगा, मार्केट भी आएगा, सब कुछ आएगा। इस माइंड पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों चीजें बिल्कुल क्लियर हैं। ओके, अगला जो क्वेश्चन मैंने बोला था, चौथा क्वेश्चन, तीसरा चौथा क्वेश्चन अल्टीमेट होने वाला है, जिसका आपने कभी भी कोई भी चीज आपने सुनी नहीं होगी। यस, कू क्लक्स क्लान का उद्भव किस ऐतिहासिक संदर्भ में हुआ है? प्रथम विश्व युद्ध, अमेरिकी गृह युद्ध, महान मंदी और शीत युद्ध। शीत युद्ध अच्छे से जानते हैं, ये आपका यूएसए और यूएसएसआर के बीच का युद्ध चला है। सोचिएगा, प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह शुरू हुआ जब रूसी क्रांति हुई, उसके बाद से लेकर के 1991 तक चला। महान मंदी आपकी 1929 की है जो यूएसए से स्टार्ट हुई थी। अमेरिकी गृह युद्ध 1866 में ये खत्म हुआ था, जहां पर उत्तर और दक्षिण के राज्यों के बीच में एक समस्या खड़ी हुई थी और उनमें आपस में दास प्रथा को लेकर के एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी और गृह युद्ध छिड़ गया था। ठीक है ना। और प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर के आपके 18 तक ये चला है। अब बताइए कू क्लक्स क्लान है क्या? ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसको आपको ध्यान से सुनना चाहिए। अभी हाल ही में कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का जो बौद्धिक संगठन है, एक तरीके से कह सकते हो कि उसका जो कोर संगठन है आरएसएस, उसकी तुलना कू क्लक्स क्लान से की है। और उसका जवाब आपके आरएसएस के महासचिव हंस बोले ने दिया कि ये जो आप तुलना कर रहे हो आरएसएस की या हिंदू समाज की, वो कू क्लक्स क्लान से बिल्कुल भी तुलनीय नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो बात आती है कि आखिर ये है क्या? एक्चुअली में ये इसका आंसर है दोस्तों इतिहास में बी। अमेरिका का गृह युद्ध जब हो गया तो दासों को वोटिंग राइट दे दिया गया था, उनको सार्वजनिक जीवन में एक अच्छा जीवन जीने का मौका दे दिया गया था। और वो जो दास थे वो कौन थे? अफ्रीका के या अमेरिका के मूल निवासी काले लोग, ब्लैक पीपल, अश्वेत लोग। तो ऐसी कंडीशन में जब उनको सुविधाएं दी जा रही थी, उनको सारी फैसिलिटीज दी जा रही थी, आम जीवन में आने का रास्ता दिया जा रहा था, उस समय कुछ श्वेत लोगों ने, व्हाइट मैन ने, अंग्रेजों ने जो अमेरिका में बस गए थे, उन्होंने अपना एक संगठन बनाया था जिसका नाम था कू क्लक्स क्लान। और उनका उद्देश्य था अश्वेत लोगों को डराना, धमकाना, उनकी हत्याएं करना और उनको टेरर क्रिएट करना कि तुम यहां से भाग जाओ या शांत रहो या दब के रहो, हम ही यहां पर सब कुछ करेंगे, डर दब के रहिए। जैसा कि लोग आरएसएस पर आक्षेप लगाते हैं कि इस समय आरएसएस वही काम कर रहा है। स्पेशली आप देखोगे तो आप बंगाल में, वेस्ट बंगाल में देख सकते हो, इस तरह की चीजें वो लोग बोलते हैं, इसलिए तुलना की गई थी। तो आंसर है इसका बी, ये रहा, अमेरिकी गृह युद्ध। कू क्लक्स क्लान जिसे के कहते हैं, अमेरिका का श्वेत वर्चस्ववादी, व्हाइट सुप्रीमेसी का एक घृणा आधारित उग्रवादी संगठन रहा है। उद्देश्य था श्वेत वर्चस्व को बनाए रखना, अश्वेत लोगों के अधिकारों का विरोध करना, नस्ली आतंक और हिंसा को फैलाना, नस्लवाद। 1865-66 में इसकी अमेरिकी गृह युद्ध के तुरंत बाद इसकी स्थापना हुई थी और इसे पूर्व कॉन्फेडरेट सैनिकों ने बनाया था, जो पूर्व के सैनिक थे उन्होंने बनाया था। और यह स्टार्टिंग में एक सोशल क्लब था, लेकिन शीघ्र ही यह हिंसक संगठन बन गया। अमेरिका में दास प्रथा समाप्त हो चुकी थी, अश्वेत लोगों को नागरिक और राजनीतिक अधिकार दिए जा रहे थे और के ने इसका विरोध किया और अश्वेत मतदाताओं और उनके समर्थकों को डराने का काम किया। ठीक है ना। और जलता हुआ क्रॉस के का एक सिंबल है, इसलिए इंटीमिडेशन और टेरर का कंसेप्ट माना जाता है। इंटीमिडेशन ऑफ टेरर का माध्यम इसको कहते हैं। तो बताइए कि आज का ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? और ये क्वेश्चन आ गया तो आप लोग हिल जाओगे कि ऐसा था क्या, इतिहास में कहीं सुना नहीं है, करंट में कहीं सुना नहीं। लेकिन इसी तरह की चीजें आप लोगों को ध्यान देनी चाहिए, जो द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस में आम लोग इसको ध्यान नहीं देते।
और यही है अनुभव की चीज जो मैं आपको बताना चाहता था। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है पायकारा झील। पायकारा झील को लेकर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह एक प्राकृतिक हिमानी झील है, यह पायकारा बांध के कारण बनी है, यह नीलगिरी जिले में स्थित है। निम्न में से कितने कथन गलत हैं? क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन गलत, कितने कथन गलत हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, सभी? बताइए। तो इसका आंसर है दोस्तों केवल एक। सही है। यस, केवल एक। यानी कि एक कथन गलत है, ये वाला। ये हिमानी झील नहीं है। पायकारा झील साउथ इंडिया की, और वहां पर हिमानी झील का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, इसलिए ये गलत है। ये बिल्कुल सही है। ये दोनों बिल्कुल सही है। तो ये दोनों बिल्कुल सही है। पायकारा झील हाल ही में मद्रास हाईकोर्ट ने चर्चा में क्यों रहा, ये भी बता देता हूं। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित पायकारा झील पर पर्यटकों के लिए नौकायन सेवाओं के लिए अस्थायी रोक हटाने से इनकार कर दिया है कि जो टूरिस्ट हैं वहां पर जो घूमते फिरते नाव चलाने के लिए कोशिश करते हैं, उनके लिए जो अस्थायी रोक लगा दी गई थी, उसको सुप्रीम मद्रास हाईकोर्ट ने उसको हटाया नहीं है, रोक को। उन्होंने ये बोटिंग पर रोक लगा मुख्य उद्देश्य था वो था इकोसिस्टम प्रोटेक्शन और वाइल्ड लाइफ डिस्टर्बेंस को कम करना और पर्यावरण क्षति को रोकना। यानी कि उसका उद्देश्य था कि भाई जो बोटिंग पर हमने प्रतिबंध लगाया है, उसका ये तीन सिस्टम है कि वहां पारिस्थितिक की जो एनवायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है ना, जो वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीव हैं, उनको सुरक्षित करना, और पर्यावरण क्षति जो होती है उसको रोकना। क्योंकि भाई टूरिस्ट जाएंगे वो तो ये सब करेंगे ही करेंगे। और यह क्षेत्र पश्चिमी घाट के अत्यंत संवेदनशील पारिस्थितिक क्षेत्र में आता है, और यह एक मानव निर्मित झील है। इसका निर्माण पायकारा नदी पर बने पायकारा बांध के कारण हुआ था। जब बांध बनाया गया तो उसकी वजह से इसका निर्माण हो गया। और यह झील चारों ओर से घने वनों से घिरी हुई है, विशेषकर मुकुर्ती नेशनल पार्क का हिस्सा है। यानी कि इसके चारों तरफ क्या है? मुकुर्ती नेशनल पार्क। और नदी मुकुर्ती शिखर से बनती है, उसी पर यह झील बनी हुई है। पायकर नदी को टोडा जो जनजाति है, मानव आदिवासी हैं, इसे सबसे ज्यादा पवित्र मानते हैं क्योंकि टोडा जनजाति वही रहती है नीलगिरी के क्षेत्र में। तो मैंने सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को डिस्कस कर दिए हैं, ध्यान रखिएगा। अब एक्स्ट्रा टॉपिक है आत्मनिर्भर दलहन मिशन। अब ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि अभी भारत सरकार ने बिहार में दाल को ज्यादा खरीद का मौका दिया है, अपने भंडार में भरने की कोशिश की है, स्पेशल दालों को वहां खरीदा है, इसलिए ये चर्चा में आया। और इसको लेकर के 2025-26 में बजट में भारत सरकार ने दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन शुरू किया था। मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस 2025 अक्टूबर में इसको लागू किया गया। केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य है 25-26 में से लेकर के 2031 तक दलहन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। विशेष रूप से तूर यानी कि अरहर, उड़द और मसूरों पर केंद्रित है। दैनिक उपयोग के लिए महत्वपूर्ण है। वो वर्तमान में उत्पादन में कमी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे यहाँ दालें 66% के आसपास, 60 से 70% इंपोर्ट करनी पड़ती है, हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं। उद्देश्य है आयात को कम करना, उपज में सुधार लाना, जलवायु प्रतिकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना, किसानों की आय बढ़ाना और दीर्घकालिक पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकी एक एक लाइन को आप लोग नोट कर लीजिए, आपके काम आएगा। अगला है बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949। यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। आज ही आपने सुना होगा, कल आरबीआई ने पेटीएम बैंक को का लाइसेंस निरस्त कर दिया। बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 22(4) के तहत पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। ठीक है ना। अब बात आती है कि वो विनियमन अधिनियम है क्या। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट यह भारत में बैंकिंग क्षेत्र को नियंत्रित करने का सबसे महत्वपूर्ण कानून है, जिसके तहत इसको सारे प्रावधान दिए गए। यह पहले मूल रूप से बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 के रूप में जाना जाता था। बाद में 66 में इसका नाम बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट किया गया, यानी इसका नाम बदल दिया गया, कंपनी एक्ट की जगह पर रेगुलेशन एक्ट किया गया। इसका उद्देश्य था जमाकर्ताओं यानी कि हमारे जैसे लोगों के हितों की सुरक्षा करना, बैंकिंग प्रणाली में स्थिरता बनाए रखना और बैंकों में अनियंत्रित वृद्धि को रोकना, आरबीआई को नियामक शक्ति देना। सरल शब्दों में कहें कि कोई भी बैंक आरबीआई की अनुमति के बिना कार्य नहीं कर सकता। यह उसका प्रावधान था। इसी के तहत जब देखा कि पेटीएम बैंक में कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है तो इन्होंने उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो बताइए आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी?
मैंने जो आपको बताया कि इसमें मैं पर डे 1-2 क्वेश्चन ऐसे डालूँगा, 1-2 इन्फॉर्मेशन ऐसी डालूँगा जो आपने कहीं सुनी नहीं होगी, कभी समझी ही नहीं होगी और वो आपके लिए ऐसी निकल के आएगी जो किसी साइट पर आपको मिलेगी नहीं। और वो जब क्वेश्चन निकल के आएँगे, अगर सोचिएगा 12 पर डे एक ऐसी इन्फॉर्मेशन हो, तो साल में 365 ऐसी एक स्पेशल इन्फॉर्मेशन आपके पास हो सकती हैं। और वो आपको 2-4 क्वेश्चन का एज दे जाएँगी तो आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। तो बताइएगा आपको आज का वीडियो कैसा लगा? धन्यवाद।